डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य गौण विषय का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पेपर के अंतर्गत इकाई 3 जिसकी हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में हमने बात की थी कि इकाई 3 को हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। इकाई 3 का नाम है 20वीं शताब्दी का हिंदी रंगमंच। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है। रूपरेखा भाग 1, उद्देश्य, प्रस्तावना, रंगमंच का अर्थ, हिंदी रंगमंच का विकास, द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक रंगमंच और मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। यहाँ तक हमने पहले भाग में देख लिया है। दूसरे भाग में हम देखेंगे हिंदी रंगमंच के विकास में संस्थाओं का योगदान, जिसके अंतर्गत इप्टा थिएटर, पृथ्वी थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और रंगमंच की अन्य संस्थाएं, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। रूपरेखा 3, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो अगले लेक्चर में हिंदी रंगमंच के विकास में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका, हिंदी रंगमंच के विकास में लोकनाट्य एवं शास्त्रीय शैलियों के प्रयोग, रंगमंच के नए मुहावरों एवं शैलियों की तलाश और अंत में सार बिंदु। तो हिंदी रंगमंच के विकास में संस्थाओं का योगदान, इसकी अगर जब हम बात करेंगे तो इकाई 1 में भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। इकाई 2 में आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। इकाई 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला भाग हमने देख लिया है, जिसमें पहले भाग में रंगमंच का अर्थ, हिंदी रंगमंच का विकास, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और मोहन राकेश का योगदान, इतनी बात हमने कर ली है। दूसरे भाग में, मतलब एक भाग हमने क्लियर कर लिया है, दूसरे भाग में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हिंदी रंगमंच के विकास में जो विभिन्न संस्था हैं उनकी आज हम बात करेंगे। हिंदी रंगमंच का परिचय पहले हम प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी रंगमंच का उद्भव लोकनाट्य परंपरा यानी कि रामलीला, नौटंकी आदि से हुआ था। आज का हमारे सामने जो हिंदी रंगमंच का रूप देखने को मिलता है, जब हम नाटक देखते हैं तो नाटक में जो रंगमंच है वो जो हमें देखने को मिलता है, उसका आरंभिक रूप क्या था? तो रामलीला और नौटंकी, मतलब लोकनाट्य परंपराएं। कोई भी भाषा जब बनती है तो भाषा सबसे पहले बोली के रूप में विकसित होती है, फिर बोली के रूप में विकसित होने के बाद लिखित रूप और पढ़ने पढ़ाने का युग बाद में आएगा। तो पहले लिखित रूप, पहले बोली, फिर उसका लिखित रूप आएगा, तब उसको भाषा कहा जाएगा। अब आधुनिक रंगमंच का आरंभ जब हुआ तो लोकनाट्य परंपरा जो थी, रामलीला, नौटंकी आदि, वो नींव के पत्थर के रूप में थी। उसके ऊपर आधुनिक रंगमंच का आरंभ हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में, जिसको भारतेंदु युग कहते हैं। बाद में साहित्य, संस्कृति और समाज पर प्रभाव। अब हिंदी रंगमंच का साहित्य पर, संस्कृति पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी हम बात करेंगे। अब जितनी हम रंगमंच कोई भी है तो उसके विकास में जिन जिन संस्थाओं ने अपना योगदान दिया हुआ है, उन संस्थाओं में अगर प्रमुख किसी की बात करें तो वो है इप्टा, यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1943 में। उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक जागरूकता, जनजागृति। महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? तो प्रगतिशील विचारों का प्रसार, नबन्ना जैसे नाटकों का मंचन और प्रमुख व्यक्ति रहे बलराज साहनी, हबीब तनवीर। अब इप्टा जो संस्था है, बलराज साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई, ये इप्टा संस्था के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हिंदी नाटक के रंगमंच को
विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलराज साहनी बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और एक जाने माने अभिनेता हैं। उनके छोटे भाई भीष्म साहनी, जिनका साहित्य हम आज भी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि का साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है भीष्म साहनी ने। तो इप्टा जो है वो संस्था के द्वारा हिंदी नाटक के रंगमंच का जो विकास हुआ वो भी हमने देखा। इप्टा के बाद दूसरा जो है वो है पृथ्वी थिएटर। अब इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और स्थापक कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विशेषताएं क्या है? तो यात्रा रंगमंच का आरंभ इससे ही देखने को मिलता है। ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर नाटक इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। योगदान हिंदी रंगमंच को मुख्य धारा में लाने का। अब हिंदी जो रंगमंच है वो पहले रंगमंच का विकसित रूप नहीं था, तो रंगमंच को विकसित रूप में लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए ये सारी संस्थाएं, इनका काम क्या था? एक तो हिंदी जो रंगमंच है वो बिखर गया होता है अगर कोई संस्था आकर उसको संभालती नहीं, क्योंकि रामलीला, कृष्ण लीला वो छोटे मोटे मंच पर तो उसका विभाजन किया गया था, वो चल रहा था, उसका नाटक वगैरह चल रहा था, लेकिन राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए किसी संस्था को आगे आने की जरूरत थी। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने यही काम किया कि हिंदी नाटक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ऑडियंस प्रदान की, मतलब दर्शक उनको दिए गए। हिंदी रंगमंच को मुख्य धारा में लाना और युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना। अब युवा कलाकार जो है, पहले के ज़माने में क्या था कि कोई भी व्यक्ति कलाकार जो है वो नाटक में भाग ले रहा है, अभिनय कर रहा है, तो उससे उसको कोई इनकम नहीं हो रही थी, आय का माध्यम नहीं था। थोड़ा बहुत उसको इनकम हो जाएगी, लेकिन ये सारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने युवा कलाकारों को आगे लाया और युवा कलाकार नाटक को केवल मनोरंजन तक ही नहीं, एक आर्थिक तौर पर भी देखने लगे कि इससे इनकम भी हो सकती है, आय भी हो सकती है, तो कमाने का एक साधन भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक युवा कलाकार भी इस संस्था के माध्यम से नाटक विधा के साथ जुड़े, नाटकों से जुड़े हैं, तो उसके कारण हिंदी नाटक जो है वो अधिक से अधिक विकसित हो पाएंगे। फिर आता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा। अब भारत सरकार ने भी साहित्य में नाटक का जो प्रभाव है उसको देखते हुए साहित्य को अगर संजो कर रखना है तो नाट्य विधा बहुत ही प्रभावी विधा है। पूरा का पूरा और उपन्यास हम नहीं पढ़ेंगे, कहानी है, महाकाव्य है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नाटक अगर कोई होगा, कहीं पर नाटक चल रहा है तो उसको देखने के लिए हम जाएंगे, क्योंकि कम समय में आप पूरे की पूरी स्टोरी आपको जानने को मिल जाएगी। तो उपन्यास पढ़ने में आप आलस कर भी जाएंगे कि पूरा का पूरा कौन पढ़ेगा, लेकिन नाटक जो है उसको देखने में आपको आनंद मिलता है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की, जिसमें बहुत से नए नए नाटककार भी हमें देखने को मिले, जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा हिंदी साहित्य में नए नए नाटकों की विधा का आविष्कार किया। नाटक जो है उसके नए नए विषयों का, विधा तो नहीं कह सकते क्योंकि नाटक एक विधा है, लेकिन नाट्य विधा में नए नए विषयों का आविष्कार उन्होंने किया था। तो नए विषय तो लाए ही साथ नए कलाकार भी आपको देखने को मिलते हैं, और नए कलाकार आएंगे तो उनको आय का एक इनकम का एक सोर्स भी उनको मिल जाएगा। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय रंगमंच के लिए पेशेवर कलाकार तैयार करना। भारतीय जो रंगमंच है उस रंगमंच के लिए पेशेवर कलाकार, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पूरा का पूरा समय नाटक के साथ ही बिताए, उसको पूरा अपना श्रेय दे सके, मतलब अपनी ओर से जितना भी देना चाहें, उसको कहीं और से इनकम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा कलाकार है तो उसको नाटक में अभिनय करने से ही उतनी इनकम हो जाएगी कि उसका गुजारा चल निकलेगा। तो भारतीय रंगमंच के थिएटर द्वारा नए कलाकार, मतलब पेशेवर कलाकारों को तैयार किया गया। प्रमुख योगदान क्या रहा? तो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिला। अब जो कलाकार थे उनको भारत में ही नहीं, कहीं और जाके भी नाटक करना हो तो उनको विश्व स्तर पर, विश्व के स्तरीय, मतलब भारत के बाहर के जो कलाकार हैं, नाटक कलाकार, उनसे कुछ सीखना हो, वहाँ जाना हो,
भारत के बाहर जाकर नाटक को निभाना हो तो वहाँ भी जा सकते थे, रंगमंच वहाँ पर सजा कर नाटक वहाँ कर सकते थे। तो विश्व स्तर पर प्रसिद्धि उनको मिलेगी। महोत्सव और नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन, अब कोई भी एक त्यौहार है, कोई बड़ा महोत्सव है, रामलीला है, ऐसी कोई मान लीजिए कोई बड़ी दशहरा है, दीपावली है, उस अवसर पर बड़े मंच पर एक नाटक का आयोजन किया जाएगा और ये सारे जो कलाकार हैं उनको एक रंग मंच वहाँ पर मिल जाएगा। आगे है प्रसिद्ध कलाकार। तो नाटक के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन थे? तो उसमें नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी। जैसे हम देखते हैं कि नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड के एक नामचीन अभिनेता है, ओमपुरी वो भी एक प्रसिद्ध अभिनेता है। परेश रावल जिन्होंने गुजराती नाटक की अगर हम बात करें भवई वगैरह में, नाटक विधा में, तो बहुत ही काम किया हुआ है। तो ये सारे नाटक के कलाकारों को बॉलीवुड में अपना स्थान मिला हुआ है। तो स्थान क्यों मिला? अगर नाट्य विधा ना होती तो उनके व्यक्तित्व में इतना विकास ना हो पाता। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में फिल्म तक पहुंचने का माध्यम नाट्य विधा बनी ही बनी है। अब उसके अलावा जो जो संस्थाएं हमने देखी, उसके अलावा अन्य प्रमुख रंगमंच संस्थाएं इस प्रकार से हैं, जिसमें अकादमियों और समूहों का योगदान, संगीत नाटक अकादमी, गिरीश कर्नाड का योगदान, स्थानीय और क्षेत्रीय थिएटर समूह, बुरहनल्ला थिएटर पटना, थिएटर ग्रुप मुंबई। तो जो जो संस्थाएं हमने देखी, इप्टा, पृथ्वी थिएटर, एनएसटी वगैरह जितनी संस्थाएं देखी, उसके अलावा कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने नाटक के विकास में अपना योगदान दिया हुआ है, तो ये सारी संस्थाएं उसमें आ जाएगी। अब हिंदी रंगमंच के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे हमने बात की कि हिंदी रंगमंच पे जो कलाकार काम कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उनको एक निश्चित राशि नहीं मिल रही थी पहले। वो अपना काम कर रहे हैं, आर्थिक गुजारा कर रहे हैं और पार्ट टाइम के रूप में आके अभिनय करेंगे। तो आर्थिक समस्या, नाटक को कहीं पर नाटक अगर आपको दिखाना है तो आपको उसके लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए, स्टेज बनाने के लिए, पेरवेश सब लाने के लिए, कलाकारों को भी कुछ देना पड़ेगा। तो आर्थिक समस्या उसमें आपको रहती है। तो आर्थिक समस्याएं हमेशा ही हिंदी रंगमंच की एक प्रमुख चुनौती रही है। दूसरा है दर्शकों की कमी। अब आज हम देखते हैं कि लोग थिएटर में मूवी देखने अधिक जाएंगे, लेकिन नाटक देखने के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि उतना समय किसी के पास नहीं है या उतनी रुचि किसी के पास नहीं है। अगर कोई प्रसिद्ध नाटक हुआ, नाटक बहुत ही अच्छा है, तो भी बहुत सीमित ऑडियंस ही उनको मिलती है, दर्शकों की काफ़ी उस पर कमी देखने को मिलती है। सिनेमा और डिजिटल माध्यमों की प्रतिस्पर्धा, सिनेमा और डिजिटल माध्यम जो है उसकी प्रतिस्पर्धा हमें देखने को यहाँ मिलती है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म देखने के लिए लोग अधिक जाएंगे, क्योंकि फिल्म देखना उनके मनोरंजन का एक प्रमुख माध्यम आजकल बन गया है। नाटक जो है वो उस एंगल से, उस प्रकार से उनके रस का जो विषय है अब नहीं रहा है। तो दर्शकों की कमी आज हिंदी रंगमंच के लिए एक प्रमुख चुनौती रही है। अगर दर्शक नहीं आएंगे तो इनकम नहीं होगी, अगर इनकम नहीं हुई तो आर्थिक समस्याएं देखने को मिलेगी। तो आज हिंदी रंगमंच के समक्ष ये सारी चुनौतियां हैं। इसके बीच में भी आज हिंदी रंगमंच फल फूल रहा है। सारी संस्थाएं जिसकी हमने बात की, ये सारी संस्थाएं फंड दे रही है और इसी संस्थाओं के माध्यम से आज जीवंत रूप में हम हिंदी रंगमंच को देख सकते हैं, मान सकते हैं। अगर ये संस्थाएं ना रही, उचित फंड ना मिला, तो नाटक लिखे तो जाएंगे, लेकिन रंगमंच पर निभाने वाले व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना पैसे के, बिना आर्थिक लाभ के कोई भी वहाँ पर आएगा नहीं। और केवल मनोरंजन के लिए व्यक्ति कब तक काम करेगा? जब तक उसको निश्चित राशि नहीं मिलती है, कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। उसकी इच्छा है तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्थिक पहलू समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, उसमें अर्थ भी कहा गया है। अगर आपको इनकम हो रही है, आप अर्थ कमा रहे हो, तो भी आप जीवित रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे। तो हिंदी रंगमंच में काम करने के लिए आर्थिक समस्या हमेशा है सही रही है, लेकिन इन सारी संस्थाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी रंगमंच को सजाने के लिए। निष्कर्ष की अगर हम बात करें
तो हिंदी रंगमंच का विकास विभिन्न संस्थाओं के बिना संभव नहीं था। इन संस्थाओं ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाई। भविष्य के लिए रंगमंच को नई तकनीक और विचारों से जोड़ने का आवश्यक है। मतलब भविष्य के लिए रंगमंच को नई तकनीक और विचारों से जोड़ना आवश्यक है। ये सारी बातें हमने देखी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार इकाई 3 का दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे तीसरे भाग में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः